इंटरनेशनल स्टूडेंट इमिग्रेशन गठजोड़ के लिए आगे क्या है। जैसा कि सरकार को विदेशी छात्रों को देश में वापस लाने के लिए दबाव का सामना करना पड़ रहा है, अगर वह एक हाई क्वालिटी वाला शिक्षा क्षेत्र चाहता है तो उसे केवल छात्र संख्या और थोड़े समय के फायदे का समर्थन करने में रुचि रखने वालों से सावधान रहना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन प्रोग्राम और पॉलिसीज़ के केंद्र में रहे हैं। हालांकि एंटी इमिग्रेशन एक्टिविस्ट्स गलत तरीके से इसे बैकडोर माइग्रेशन के रूप में रेफर करते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से खुलती हैं, तो शिक्षा मंत्री एलन टच स्टेट गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री की संख्या में वृद्धि की उम्मीद कर रहे होंगे। ट्रेजरी द्वारा हर साल 2,35,000 की लॉन्ग टर्म नेट ओवरसीज माइग्रेशन की आशंका के बावजूद कोविड-19 की शुरुआत से पहले विदेशों में छात्रों का नेट ओवरसीज माइग्रेशन का हिस्सा 40% से ज़्यादा है, एक ऐसी संख्या जिस पर फिर पहुंचना मुश्किल है। असाइलम और फैमिली वीज़र्स, पार्टनर्स और पेरेंट्स के लिए अप्लाई करने वाले विजिटर्स की गुटबंदी के साथ ही कुछ लोगों ने लॉन्ग ऑफशोर प्रोसेसिंग की देरी को दरकिनार करने के लिए स्किल टेम्पररी एडमिशन के लिए अप्लाई करने से नेट ओवरसीज माइग्रेशन में योगदान करने वाले विजिटर्स में बड़ी वृद्धि में योगदान दिया होगा। परमानेंट रेजिडेंस प्राप्त करने वाले माइग्रेंट छात्रों और टेम्पररी ग्रेजुएट्स ने 2020 व 21 में माइग्रेशन प्रोग्राम के लगभग 25% का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि यह उन छात्रों की संख्या को महत्वपूर्ण रूप से कम करके तय करना है जिन्होंने वास्तव में परमानेंट रेजिडेंस प्राप्त किया, क्योंकि इसमें वे छात्र शामिल नहीं हैं जिन्होंने परमानेंट माइग्रेशन प्राप्त करने से पहले अन्य वीज़ा प्रकारों का उपयोग किया था, जैसे कि टेम्पररी एंट्री, वर्किंग हॉलिडे, विजिटर्स और दूसरे टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट। अगर इन अन्य वीज़ा प्रकारों को ध्यान में रखा जाता है तो माइग्रेशन प्रोग्राम में छात्र का योगदान 35% के करीब होगा। लेकिन यह अभी भी छात्रों और टेम्पररी ग्रेजुएट्स की एक बहुत बड़ी संख्या को छोड़ देता है जो प्रभावी रूप से इमिग्रेशन लिम्बो में फंस गए हैं और परमानेंट रेजिडेंस के मार्ग की तलाश में आगे के ऑनशोर स्टूडेंट वीज़र्स या टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा के लिए अप्लाई करके अपना लीगल स्टेटस बनाए रखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जिन छात्रों ने ऐसे कोर्सेज शुरू किए थे जो एम्प्लॉयर्स के लिए आकर्षक हैं या स्टेट टेरिटरी गवर्नमेंट्स द्वारा निर्धारित शॉर्टेज लिस्ट में हैं, रजिस्टर्ड नर्सेज मैंडेटरी 2020 व 21 में स्टेट टेरिटरी गवर्नमेंट्स द्वारा नॉमिनेटेड टॉप ऑक्यूपेशन थे, जिन्हें पहले ही खत्म कर दिया गया था। यह स्टूडेंट्स और टेम्पररी ग्रेजुएट्स को ऐसे ऑक्यूपेशंस के साथ छोड़ देता है जो डिमांड में नहीं है। इमिग्रेशन लिम्बो में छात्रों की संख्या इस सच्चाई से उजागर होती है कि महामारी के दौरान ऑनशोर स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट्स में मुश्किल से गिरावट आई है, विशेष रूप से एक बार जब ब्रिजिंग वीज़ा बैकलॉग को ध्यान में रखा जाता है। इनमें से कई छात्रों के पास कम लागत वाले एजुकेशन प्रोवाइडर्स के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, विशेष रूप से वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग (VET) सेक्टर में, जबकि उनके पास अब लगभग अनलिमिटेड वर्क राइट्स का लाभ उठाते हुए। अफसोस की बात है कि यह ज़्यादा बार इमिग्रेशन लिम्बो और लो पेइंग जॉब्स में उनके समय को लंबा नहीं करेगा। 1980 के दशक के मध्य में एजुकेशन इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट शुरू होने के बाद से ओवरसीज स्टूडेंट प्रोग्राम से जुड़े पब्लिक पॉलिसी रिस्क एसोसिएटेड से काफ़ी हद तक समान रहे हैं। इनमें शामिल हैं बड़ी संख्या में छात्रों को लंबे समय तक इमिग्रेशन की सीमा में छोड़ देने वाले, क्योंकि उन्होंने ऐसे कोर्सेज किए हैं जिनकी डिमांड नहीं है। उन्हें एम्प्लॉयर्स या स्टेट की सरकारों द्वारा योग्य क्वालिटी के रूप में नहीं माना जाता है। अपर्याप्त इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स वाले छात्र या जिस कोर्स में उन्होंने दाखिला लिया है उसे करने के लिए सामान्य योग्यता, इनएडिक्वेट फाइनेंसेस वाले छात्र, जिसका मतलब है कि वे परंपरागत रूप से अनुमत 40 घंटे पर फोर्टनाइट से ज़्यादा रोजगार पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं। यह छात्रों को एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़ के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बनाता है और साथ ही उनके पास अपने कोर्स के लिए पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। यह कम कुशल काम के लिए मजदूरी और शर्तों को भी कम करता है जो छात्र पारंपरिक रूप से करते हैं। कम रेप्यूटेबल एजुकेशन प्रोवाइडर्स नीचे की दौड़ में शामिल हो रहे हैं क्योंकि एसेंशियली वीज़ा फैक्ट्रीज मिनिमम स्टडी रिक्वायरमेंट्स के साथ सस्ते कोर्सेज प्रदान करते हैं ताकि छात्रों को कम वेतन वाली नौकरियों में लंबे समय तक काम करने में सक्षम बनाया जा सके। एजुकेशन प्रोवाइडर्स सोर्सेज देशों की एक नैरो रेंज के छात्रों पर निर्भर होते जा रहे हैं। इन जोखिमों को नज़रअंदाज करने के लिए टच और इमिग्रेशन मिनिस्टर एलेक्स हॉक पर दबाव तीव्र होगा, क्योंकि फाइनेंशियल लॉसेस इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री को महामारी के दौरान हुआ है और इसके नुकसान की वसूली के लिए हताशा है। इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री, जिसके कुछ हिस्सों के साथ कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट,
साथ ही स्टेट टेरिटरी गवर्नमेंट्स द्वारा खराब व्यवहार किया गया है। रेड टेप कम करने के हित में स्टूडेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और छात्रों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी करने की इजाज़त देने के लिए तैयार किया जाएगा। ऐतिहासिक रूप से इसका मतलब है होम अफेयर्स, इमिग्रेशन, डिवॉल्विंग स्टूडेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स और एजुकेशन प्रोवाइडर्स के लिए फाइनेंशियल कैपेसिटी टेस्टिंग को ट्रांसफ़र करना है, जो बदले में इन्हें ऑफशोर एजुकेशन एजेंटों को ट्रांसफ़र करते हैं। जबकि यह दृष्टिकोण कुछ कम जोखिम वाले बाजारों में और कुछ हाईली रेप्यूटेबल एजुकेशन प्रोवाइडर्स के लिए समझ में आता है, यह हाई रिस्क मार्केट्स और लोअर क्वालिटी प्रोवाइडर्स के साथ एक मुसीबत रही है। टज और हॉक ने बड़ी सावधानी के साथ स्ट्रीमलाइनिंग प्रेशर का इलाज करने को बुद्धिमानी मानी, भले ही उनकी आइडियोलॉजिकल प्रोक्लिविटीज रेड टेप को काटने का समर्थन करने के लिए हो। अगर इस जगह में कोई रेड टेप काटा जाना है तो वो सो कॉल्ड जेन्युइन टेम्पररी एंट्री की रिक्वायरमेंट को खत्म करना होगा। यह पूर्व आव्रजन मंत्री क्रिस एवंस द्वारा शुरू की गई एक बकवास रिक्वायरमेंट थी, जहां इमिग्रेशन ऑफिसर्स एक स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन को अस्वीकार कर सकते हैं अगर डाउट शक है कि एप्लीकेंट परमानेंट माइग्रेशन में रुचि रखता है। उस रिक्वायरमेंट ने सेंसिबल इमिग्रेशन पॉलिसी विकसित करना और ज़्यादा मुश्किल बना दिया है जो उन कोर्सेज के छात्रों के परमानेंट रेजिडेंस बेनिफिट्स से संपर्क करती है जो ऑस्ट्रेलिया में लॉन्ग टर्म डिमांड में होंगे, न कि केवल ऐसे कोर्सेज जो डिलीवर करने और मुनाफे को ज़्यादा करने के लिए सस्ते हैं। इसने इंडस्ट्री को अच्छी तरह से भुगतान करने वाली नौकरियों और ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवास के लिए मार्ग प्रदान करने के रूप में खुद को ठीक से बढ़ावा देने में असमर्थ छोड़ दिया है। टज और हॉक जेन्युइन टेम्पररी एंट्री रिक्वायरमेंट को बनाए रखने का बचाव कैसे कर सकते हैं जब टज खुद कहते हैं कि कई छात्र हमारे देश के आउटस्टैंडिंग सिटीजन्स बन गए हैं, एक रहस्य है। लेकिन जेन्युइन टेम्पररी एंट्री रिक्वायरमेंट को समाप्त करने में टज और हॉक को यह स्पष्ट करना होगा कि सरकार सख्त इंग्लिश लैंग्वेज और फाइनेंशियल कैपेसिटी टेस्टिंग के साथ ओवरसीज स्टूडेंट प्रोग्राम के लिए जाने माने जोखिमों के खिलाफ अन्य सुरक्षा की सीमा को सख्ती से लागू करेगी। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।